Jai Hind everyone. Students, I am Vijay Lakshmi Jaiswal and today I am going to explain chapter 2 of history, the age of kingdoms. Students, in this chapter we will study origin, the first kingdoms, small kingdoms, society and administration, aftermath. We will all read everything in this chapter. Okay students, now we start from origin. Origin means कि राज्यों का उदय भारत में किस प्रकार हुआ. First of all we will study it. Okay students, so the end of the Vedic age was followed by the rise of small kingdoms and republics in the northern parts of India and especially in Gangetic plains of Bihar. Students, वैदिक काल के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों और गण राज्यों का उदय हुआ और गंगा के मैदानी भागों में और बिहार में भी इस प्रकार के बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ. दिस स्मॉल स्टेट्स लेटर पेव्ड द वे फॉर लार्ज एम्पायर्स. और ये जो छोटे छोटे राज्य थे वो बाद में एक बड़े गणराज्य के रूप में बदल गए. द अर्लियर आर्यन सोसाइटीज़ इन इंडिया वर ट्राइबल इन कॉन्टेक्स्ट. और उसके बाद भारत में आर्य आए. आर्य जिन्हें कि हम क्षत्रिय ही मानते हैं, बट जब पहले भारत में आर्य आए तो वे सब एक ट्राइबल जाति को बिलोंग करते थे. यानी ट्राइबल जाति मीन्स नोमैड, जो कि घुमक्कड़ थे, वो एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे. वे घूम घूम कर निवास करते थे अलग अलग जगहों पर जाके. परंतु धीरे धीरे वे भारत में आए और यहाँ पे रहने लगे और उन्होंने एक रूलिंग क्लास के रूप में, एक शासन करने वाली जाति के रूप में भारत में अपना स्थान बना लिया. और धीरे धीरे आर्यन जो थे, उनके जो लोग थे, उनमें अब एक दूसरे के प्रति जो विश्वास करने की क्षमता थी, जो एक दूसरे पर विश्वास करते थे, जिनका विश्वास जन में था, वो अब जनपद बनाने में लग गए. और उन्होंने अपने कबीले और जातियों को एक करके छोटे छोटे जनपद का निर्माण कर लिया, जिससे कि क्षत्रिय जाति का अभ्युदय हुआ. और आगे जाकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद हुआ, परंतु आगे जाके समाज में इन दोनों ही जातियों को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द फर्स्ट किंगडम्स. इन द कोर्स ऑफ टाइम स्मॉल सेटलमेंट्स ग्रू इनटू स्मॉल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स. तो समय के साथ साथ छोटे छोटे लोगों ने मिलकर आपस में एक छोटे राज्य बना लिए जो कि गणतंत्रात्मक थे. अब बच्चों, आपको ये जानना जरूरी कि व्हाट इज़ रिपब्लिकन kingdom. A republic is that form of government where the power is held by the people or a group of elected people or elected chief. तो स्टूडेंट, रिपब्लिक में लीडर वो होता था जो जनता के द्वारा चुना जाता था, अर्थात जनप्रतिनिधि होता था, न कि आनुवंशिकता के आधार पर जिसे राजा बनाया गया था. द मेन रूलिंग क्लास विच हेल्ड एंड द पावर ऑफ दीज रिपब्लिक्स वॉज द क्षत्रिय. और जो मेन रूलिंग क्लास था, जो इन रिपब्लिक्स पे शासन करता था, उन्हें क्षत्रिय कहते थे. एंड दोज क्लास आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस रिपब्लिक्स इज कॉल्ड नॉन क्षत्रिय. जो रूलिंग क्लासेस नहीं थे लोग, वो नॉन क्षत्रिय कहलाते थे. इन द साउथ सेंचुरी BC 16 स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट्स और महाजनपद वर फॉर्म. और उसके बाद छठी शताब्दी ईस्वी में स्मॉल 16 गणराज्यों का भी उदय हुआ. उनमें से कुछ थे मगध, कौशल, वत्स एंड अवंती वर मोर पावरफुल. ये राज्य सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. नाउ वी विल रीड द किंगडम ऑफ मगध. अब हम मगध राज्य के बारे में समझेंगे. द स्टेट ऑफ मगध गेन्ड द अपर हैंड ओवर ऑल अदर टेरिटोरियल किंगडम्स अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ बिंबिसार एंड हिज सन अजातशत्रु. बच्चों, मगध उस समय का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था राज्य था, जिसकी लीडरशिप बिंबिसार ने की और उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने की. और उसके बाद यहाँ पे मोनार्चियल सिस्टम लागू किया गया था. और मोनार्चियल सिस्टम स्टूडेंट्स जिसमें कि राजा प्रधान होता था, जहाँ पे राजा जनप्रतिनिधि नहीं होता था, बल्कि उसे आनुवंशिकता के आधार पर राजा बनाया जाता था. राइज ऑफ मगध एंड द डिक्लाइन ऑफ द स्टेट्स विथ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस लेड द फाउंडेशन फॉर हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस.
अब बच्चों हम समझेंगे द किंगडम ऑफ मगध वॉज स्प्रेड थ्रू आउट ए लार्ज एरिया ऑफ गंगेटिक प्लेस। स्टूडेंट्स आप इस मैप को देख रहे हो, इस मैप में आपको दिख रहा है कि मगध का कौन कौन सा जो ये ब्लू वाला एरिया है स्टूडेंट्स, जिसमें कि आप पूरा ब्लू लाइन से इसको फील्ड देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो है ये मगध का है। इस पूरे एरिया में मगध का राज्य था, यहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये पूरा गंगा के पूर्वी मैदान में मगध का साम्राज्य फैला हुआ था। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स नाउ वी विल रीड सोशल स्ट्रक्चर एंड द सोसाइटी। बच्चों अब हम उस समय की सामाजिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय हमारे समाज में क्या क्या मान्यताएं प्रमुख थी। द फर्स्ट इज द पोजीशन ऑफ किंग बिकेम important during this time. The Brahmins endured the king with god-like powers. Only upper class people were allowed to speak in the affairs of the state. The economy of the state depended on the taxes. The river Ganga became an important trade route. Society was divided into caste, Brahmin, Kshatriya, Vaisya, Shudras and the untouchables. तो बच्चों उस समय हमारा समाज का विभाजन हो चुका था और हमारे समाज को सभी वर्गों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था। उसके अलावा एक पांचवी जाति भी थी जिनको हम अनटचेबल्स यानी अछूत कहते थे, और इन पर ये सभी जातियां शासन करती थी। ओके स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर? स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज फाउंडर ऑफ द ग्रेट मौर्यन overthrew the Nanda dynasty, but Gupta dynasty also declined in a couple of decades. स्टूडेंट, चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था जिसने कि नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बहुत वर्षों तक उसने शासन किया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द स्मॉल किंगडम्स। अब हम ये समझेंगे कि जो साम्राज्य मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एकता के सूत्र में बांध दिया गया था, फिर से वो अलग अलग राज्यों में कैसे विभक्त हो गया। द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज कम्बिनेशन ऑफ वीक रूलर्स एंड इन्वेजन बाय द नोमैडिक ट्राइब्समैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, द राइज ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स इन द peripheral areas of the erstwhile mighty Gupta Empire also weakened the power of the Gupta Empire and controlled to their downfall. So student, लगातार कमज़ोर शासकों के आने के कारण गुप्ता साम्राज्य का पतन होने लगा, और इसके अतिरिक्त मध्य एशिया से एक बर्बर आदिवासी जाति आई जिनका नाम हूण था। उनके आक्रमणों के कारण भी गुप्ता एम्पायर का पतन हो गया। The period between the decline of Gupta Empire and the rise of Harshvardhan in the 7th century AD was a time of political chaos, and the literature of the period throws light on the events of that time. So students, जो ये बीच का पीरियड था गुप्ता एम्पायर से और हर्षवर्धन के एम्पायर के बीच का समय था, ये बहुत बड़ी राजनीतिक उथल पुथल का पीरियड था, क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तो जितने छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने आपस में एक दूसरे से लड़ाई करके आपस में एक दूसरे राज्यों को अपने अपने राज्यों को उन्होंने स्वतंत्र कर लिया, जिसके कारण राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई। ओके स्टूडेंट्स, इन 6th century AD Hun लीडर्स लाइक टोनमन और मेहन कुल became rulers of Punjab and Kashmir. The Huns remained powerful for about 100 years before their decline. उसके पश्चात हुणों का साम्राज्य स्थापित हो गया, जिसके प्रमुख शासक थे तोड़मन और मेहलकुल। इन्होंने लगभग 100 वर्षों तक भारत पर शासन किया। इस प्रकार से भारत में जितनी भी देशों के लोग राज्य करने के लिए आए, उन सभी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। Students, this is the picture of Harshvardhan. Harshvardhan belonged to the Pushyabhukti family which ruled Thaneshwar region north of Delhi. Harsha ascended the throne at an early age and at the death of his brother in 606 AD. बच्चों, हर्षवर्धन पुष्यभुक्ति फैमिली से बिलोंग करता था और वो 606 AD में अपने भाई की मृत्यु के बाद दिल्ली के शासन पर सिंहासनारूढ़ हुआ। उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था, परंतु उसके बाद कुछ रणनीति के तहत उसने अपनी कैपिटल को
कन्नौज में ट्रांसफ़र कर दिया था। हर्षवर्धन के समय में ही उसके एक दरबारी बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है, जो हर्षचरितम के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें हमें हर्ष के जीवन की सारी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हर्षवर्धन के शासनकाल में ही चाइनीज़ यात्री वेन-सांग भारत आया था, जिसने कि अपनी पुस्तक में उस समय के शासनकाल के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हर्षास किंगडम। बच्चों, इस मैप के थ्रू ये इंडिकेट किया गया है कि हर्षवर्धन का साम्राज्य भारत में कहाँ कहाँ फैला था। तो आप इस मैप को पे जो येलो कलर का पार्ट दिख रहे हो, जिससे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य को इंडिकेट किया गया कि भारत के हर दिशा में उनका साम्राज्य फैला हुआ था। केवल दक्षिण के भाग पे हर्ष का शासन नहीं फैला था। बिकॉज ऑफ पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य किंग ऑफ वातापी, he was the that's why Harsh failed to conquer south part. Okay students, clear? Students, now we will read the society and administration at Harsha's time. The administration of Harsh's empire was similar to that of the Guptas, while the core region of empire was directly under the rule of king and his imperial officials. The peripheral regions of empire was ruled by feudal kings. तो बच्चों, हर्षवर्धन के समय में भी उसी प्रकार सारे नियम और कानूनों का पालन किया गया जिस प्रकार गुप्ता साम्राज्य के समय में किया गया था। और उसके अधीन जितने भी शासक थे, अलग अलग क्षेत्रों पर उनका अपना राज्य था। मोस्ट ऑफ देम रूलर्स एक्सेप्टेड हर्षास पावर ओवर देम, बट दे रिमेन्ड इंडिपेंडेंट इन मैटर्स ऑफ लोकल गवर्नेंस एंड मेड देयर ओन डिसीजंस। वो बहुत सारे शासकों ने उसके आधिपत्य को स्वीकार किया था, परंतु लोकल गवर्नेंस के मामले में वो स्वयं निर्णय ले सकते थे। It is said that Harsha's impressed Buddhism in his later years. He continued his patronage to other religions as well. यह भी कहा गया है कि हर्षवर्धन ने अपने जीवन के आखिरी समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसके अलावा उसने दूसरे धर्मों और उनके लोगों को भी संरक्षण प्रदान किया था। क्लियर एवरीवन? And now we will know about aftermath after Harsh. The empire of Harsha died with him, as he did not have any heir of his throne. With Harsha's death, the whole North India was once again thrown into chaos. His kingdom rapidly broke. Students, हर्ष के मृत्यु के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था जो कि साम्राज्य को संभाल सकता था। इस कारण फिर से उत्तरी भारत एक बार राजनीतिक उथल पुथल में चला गया और उसका साम्राज्य टूट गया।